इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एकदम सिंपल एंड उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम 11th एज वेल एज 12th पार्ट ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि इस टॉपिक में जो है हम चार्ज इस फिजिकल क्वांटिटी को मोशन में सेट किए बिना सिर्फ एक जगह पे रखने के बाद वो कैसे बिहेव करती है, सराउंडिंग के मीडियम के साथ कैसे डील करती है, उस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले डिसाइड हो गया कि जो भी चार्ज आएगा उसको अपन कभी भी मोशन में सेट नहीं करेंगे, वो मोशन में सेट किया जाएगा और मोशन में सेट नहीं किया जाएगा, एक ही पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही किसी को भी? क्लियर है सर? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बोल दिए। तो बेसिकली इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आता है चार्ज। तो बेसिकली पहले हमें इस चार्ज को समझना पड़ेगा कि ये चार्ज मतलब है क्या। तो चार्ज मतलब देखो कोई एनर्जी नहीं है, चार्ज मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज मतलब कोई मैटर नहीं है। तो चार्ज मतलब होता क्या है कि चार्ज ये जो है एक टेंडेंसी है एसोसिएटेड विथ मैटर, हर बार मैटर के साथ होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर produces electric field in the surrounding। मतलब अगर हमने चार्ज को स्पेस में प्लेस कर दिया तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी या फिर एबिलिटी है उसी को अपन यहाँ पे चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें इस चार्ज के अबाउट डिस्कस करना है और उसको अपन रेस्ट में रखने वाले हैं। तो ये जो टेंडेंसी है जिसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो बेसिकली ये जो टेंडेंसी है नेचुरली एग्जिस्ट करती है और प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास। मतलब नेचर में जितना भी चार्ज बना है वो सिर्फ इस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको अपन नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी चार्ज के बेसिकली दो टाइप हो गए, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आ गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब वो जो प्रोटॉन के ऊपर है या फिर प्रोटॉन के सिमिलर है, नेगेटिव मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सिमिलर है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो बेसिकली ये चार्ज जो है इट इज डिनोटेड बाय होगा Q, फिर वहां पे कैपिटल Q हो सकता है या फिर स्मॉल q हो सकता है। सो चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q रहेगा। अब पूरा जो हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मतलब 11th में तो एक ही टॉपिक है इस सेक्शन का, लेकिन 12th में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ना है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते टाइम चार्ज को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ही बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी कि इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली जिस बॉडी के ऊपर चार्ज रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ एक तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो प्रोटॉन रहेगा, लेकिन हर बार हम प्रोटॉन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन को क्यों पकड़ते हैं वो आगे आगे आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस चार्ज का जो SI यूनिट है वो रहेगा कूलम। इस चार्ज के डायमेंशंस होते हैं I1 T1 एंड बेसिकली चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द चार्ज। तो चार्ज मतलब फिर से कोई एनर्जी नहीं है, बॉडी नहीं है, मैटर नहीं है, मैटर के ऊपर एक एग्जिस्ट करती है टेंडेंसी जिसका काम है जिस बॉडी के ऊपर चली गई उस बॉडी के सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। मतलब
इस तरह का स्पेस प्रोड्यूस करना कि अगर उस स्पेस में दूसरी कोई बॉडी एंटर करेगी तो उनमें इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एज ए चार्ज। तो बेसिकली चार्ज का मतलब तो यहाँ पे बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा है। तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो प्रोटॉन के पास होगा, नेगेटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा। यानी वर्ड में बाकी पूरा जो पार्ट अपन चार्ज से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के वजह से रहने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चार्ज की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो सबसे पहले 600 बीसी में थैलेस था फ्रॉम मिलेटस। इसने सबसे पहले क्या किया था, एम्बर एंड फर इनको एक दूसरे के साथ रब किया था, और रब करने के बाद जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही थी वो क्या कर रही थी, स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो गई थी। तो ये थैलेस को सबसे पहले लगा था कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इस रबिंग की प्रोसेस में मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाद में जो विलियम गिलबर्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इससे रिलेटेड वर्क करके फिर एक्सप्लेन किया कि ये मैग्नेट की नहीं लेकिन ये मैग्नेट की तरह अलग टाइप की टेंडेंसी है जिसको चार्ज इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए बेसिकली हमें मालूम है हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी नेचर बना है वो बना है मैटर से, एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एंड इस एटम का एक स्टेबल फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर में एक कोर है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है न्यूक्लियस, एंड ये सराउंडिंग के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं लेकिन एटम के इनसाइड ही होते हैं, जिनका काम है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एज ए न्यूक्लियॉन्स। एंड ये न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है उसमें प्रोटॉन एंड दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन जो है इसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं, चार्जलेस नहीं बोला जाता, इसको न्यूट्रल बोला जाता है। एंड ये प्रोटॉन जो है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो उन सारे प्रोटॉन्स को पकड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है उसको बोला जाता है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके अबाउट हम पहले ही फर्स्ट टॉपिक में मतलब लॉज ऑफ मोशन में देख चुके हैं जब हमने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसको बोला जाता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। पूरे नेचर में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स है नहीं। इसका मतलब इसको ओवरकम करके ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन है उसको बाहर निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको पकड़ के रह रहा है। इसलिए होगा क्या, देखो जब भी एक बॉडी के ऊपर से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा तो उस ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का नेचर ही होता है कि इनको ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर मारने में मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम होती है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जैसे सर आवाज नाही येते तुमचा.
कितना मिनट हो गया, कितना टाइम हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? हा सर आता येतोय. इतने टाइम से नहीं आ रहा था, बोल रहा. 2-3 मिनिटं झाले सर तर. ओके, 2-3 मिनटं आले. ऐसे हो गया. Recording in progress. चलो अभी है क्लियर? येस सर. तो कहाँ तक थे आप कनेक्टेड? स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स तर. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तक. कहाँ पे गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तक थे, ठीक है. तो उसके बाद में एक ही पॉइंट मैंने बोला है कि बेसिकली होता क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो न्यूक्लियॉन्स को मतलब प्रोटॉन को इतनी मतलब ज्यादा फोर्स से पकड़ के रह रहा है कि उसको प्रैक्टिकली न्यूक्लियस से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं. इसलिए हर बार जब भी ट्रांसफर होगी चार्ज की, तो उस ट्रांसफर ऑफ द चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे. एंड उससे रिलेटेड मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, देखो कि एक बॉडी होगी जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. एंड जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, मतलब द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ऐसा क्यों? देखो, हर एक बॉडी जो है वो नेचुरली न्यूट्रल होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चार्ज सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का कंबाइन चार्ज होता है. इसलिए इलेक्ट्रिकली ये पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल बनता है. लेकिन अगर इसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब वो खुद का निगेटिव चार्ज साथ में लेके जाएंगे. अगर निगेटिव चार्ज साथ में लेके गए तो इसका मतलब पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. इसलिए जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज. एंड जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन आ गए अपने नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज लेके आ गए, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है वही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑलवेज चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है ना. तो ऑलवेज ये चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है. जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के ऊपर आ गई तो बॉडी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती है. पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड अभी के इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो ऐड कर देती है. अब इससे होगा क्या, देखो कि जो बॉडी निगेटिवली चार्ज है उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका जो मास है वो वहां पे कम हो जाएगा. क्यों ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज लेके जा रहा है तो अपना मास भी उसके साथ वो लेके जाते हैं. ठीक है, इसलिए चार्ज के साथ साथ वहां पे मास की भी ट्रांसफर होती है. एंड ये रिप्रेजेंट करता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज. अगेन चार्ज की और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि बेसिकली चार्ज जो है बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते प्रैक्टिकली. मतलब कोई भी बॉडी अगर हम रैंडमली कंसीडर करेंगे तो एक एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, दूसरी एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो होती भी नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस जो हमारा है कि चार्ज की स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाए, तो ये चार्ज के कंसीडर करते हैं क्वांटा. क्वांटा मतलब पैकेट, मतलब पूरे बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसलिए हम पूरे बॉडी का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसी रिलेशन का यूज करते हैं. एंड ये रिलेशन नथिंग बट रिप्रेजेंट करता है क्वांटा, मतलब पैकेट के फॉर्म में जो चार्ज हम वहां पे कंसीडर करें उसका नेचर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम इतना चार्ज है. अब 1 कूलम इतना चार्ज है मतलब बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम फिर से Q इक्वल्स टू N इंटू E करेंगे. तो यहाँ पे N इक्वल्स टू मिलेगा हमें Q अपॉन E. अब Q तो अभी बोला है 1 होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब यहाँ पे 10 की पावर -19 है, ये ऊपर जाके बनेगी +19. तो n इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19. एंड ये 1 अपॉन 1.6 जो है इसकी वैल्यू होती है 0.625 इंटू आ रहा है 10 की पावर 19.
मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होंगे, मतलब अगर बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो बॉडी के ऊपर 1 कूलम इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन करेगी तो 1 कूलम इतना नेगेटिव चार्ज वहां पे डेवलप होगा। ठीक है, एडिटिविटी के बाद में, क्वांटाइजेशन के बाद में अगेन चार्ज से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जैसे एनर्जी की केस है वही चार्ज की केस है कि चार्जेस जो है नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर हम उसको बस ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इस ट्रांसफर का रूल हमें मालूम है, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज किए तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन किए तो वो निगेटिवली चार्ज बनेगी। यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो है हम चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये चार्ज जो है बॉडी के ऊपर अगर प्रोड्यूस करना है तो वहां पे वेरियस वे होते हैं कि जैसे हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ अगर रब करेंगे तो उसको बोला जाएगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की प्रोसेस में एनर्जी गेन करते हैं एंड फ्री होके दूसरे बॉडी के ऊपर जंप करते हैं। उसी तरह से हम कंडक्शन से भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टर कनेक्ट कर दिया और बॉडी के ऊपर चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया। या फिर वहां पे इंडक्शन, मतलब एक्चुअल में बॉडी को अपन कांटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ये बॉडी है इसके ऊपर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन इसके सराउंडिंग में अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड रख दूंगा तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मतलब टच किए बिना हम जादू से जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं उसको बुलाया जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको छोड़ के और भी प्रोसेसेस है, लेकिन बेसिकली जो है हम ये 3 प्रोसेस से रिलेटेड एप्लीकेशन देखते हैं, इनकी एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द चार्ज। अब चार्ज से रिलेटेड हिस्ट्री का एंड हमारे टॉपिक का भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसमें हमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है इसके अबाउट इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड दैट इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अब ये कूलम्स लॉ क्यों पढ़ना है, कि बेसिकली होता क्या है कि हम चार्ज के बारे में पहले ही देख रहे हैं कि चार्ज मतलब एक टेंडेंसी है। जैसे कि एक प्लस चार्ज कोई भी है प्लस क्यू, और उसको मैंने क्या किया है स्पेस में ओ इस पॉइंट के ऊपर रख दिया, तो ये क्या करता है अपने सराउंडिंग में इस तरह से खुद का स्पेस बनाता है, जिसको अपन बोल रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टार्ट में हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी मतलब चार्ज। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर छोटा सा चार्ज प्लस क्यू नॉट है या फिर माइनस क्यू नॉट है, इनको अगर लेके आने का ट्राई करूंगा तो ये जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ये क्या करेगा इनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को फील्ड से बाहर फेंक देगा, मतलब रिपेल करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो दो चार्जेस की बिटवीन अट्रैक्शन होता है, नहीं तो दो चार्जेस की बिटवीन रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन अगर होगा मतलब दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, मतलब अनलाइक चार्ज होंगे, तो रिपल्शन होगा मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम होगी, तो यानी कि उनका जो नेचर है वो लाइक बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चार्जेस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब हम उनको स्पेस में रखते हैं। तो इस प्रोसेस में देखो रिपेल हो रहा है या फिर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब चार्ज का जो है एक्चुअल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड इस फोर्स के बारे में सबसे पहले आइडिया हमें दिया था बाय दिस चार्ल्स डी ऑगस्टाइन कूलम। अरे कूलम्स लॉ जो है हम इसको बोलते हैं कि इट इज द एनालॉगस टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन के लॉ में जैसे बोला था कि दो मासेस के बिटवीन का फोर्स उनके प्रोडक्ट के ऊपर एंड उनके सेपरेशन के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वही रिलेशन यहाँ पे कूलम एक्सप्लेन कर रहा है कि मास भी एक टेंडेंसी है। ग्रेविटेशन में हमने मास को इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि एक टेंडेंसी है जो पार्टिकल्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो जैसे दो मासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वैसे दो चार्जेस करते हैं, तो यहाँ पे मासेस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली चार्जेस रहेगा, और इस तरह से हम दो चार्ज के बिटवीन का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कूलम एक्सप्लेन करता है
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point electric charges at rest directly proportional होंगे to the product of their charges and inversely proportional होंगे ये directly and inversely proportional होंगे to the square of the distance between them. फिर वो फोर्स अट्रैक्शन का है रिपल्शन का है फर्क नहीं पड़ता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो यहाँ पे F बनेगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एंड जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि बेसिकली हर बार जो है इस तरह की प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ही एक्सप्लेन किया जाता है, फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटली. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 upon R square. By using this expression, we can calculate the force between two charges. जहाँ पे हमने जो 4 पाई लिया है ये इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है स्फेरिकल, मतलब 3 डायमेंशनल इन द स्पेस. एंड स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई. तो पूरा सॉलिड का सरफेस हमने कंसिडर किया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 4 पाई को लेके आ रहे हैं. यहाँ पे जो इप्सिलॉन है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी गिवन मीडियम स्टोर कर सकता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट होता है. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कितने नंबर पास होने के लिए ये मीडियम अलाउ करता है, दैट विल रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब ये जो परमिटिविटी होती है इट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर या फिर इप्सिलॉन नॉट इनटू के. और यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट होता है ये एप्लीकेबल है फॉर एयर और वैक्यूम. इनको छोड़ के अगर दूसरा मीडियम अगर दिया तो हमें इप्सिलॉन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ एयर और वैक्यूम की बात चल रही है तो हम उसको इप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं. और इसकी वैल्यू अगेन यूनिवर्सल कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. ये बनती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब एक तो एयर नहीं तो वैक्यूम होता है. ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई मीडियम अगर आपको दिया है तो वहां पे हमें इप्सिलॉन आर, जिसको अपन बोलते हैं एज ए रिलेटिव परमिटिविटी, इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. या फिर वहां पे हमें के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. मतलब आपको क्वेश्चन में अगर एयर और वैक्यूम छोड़ के कोई और मीडियम अगर देंगे तो आपको के की वैल्यू प्रिंट करके क्वेश्चन में दी जाएगी. बस अगर वहां पे एयर और वैक्यूम दिया है तो के की वैल्यू 1 होती है. एंड अगर कोई भी मेटेलिक कंडक्टर दिया है यानी मेटल्स आपको अगर दिए तो उसके लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी. ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी. इनको छोड़ के कोई भी मीडियम अगर दिया तो उसके लिए आपको के प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. ठीक है, तो इस तरह से हमें फिर कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. या फिर अगर वहां पे एयर और वैक्यूम अगर दिया है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा मीडियम है तो हम उसको के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बनता है सेम एक्सप्रेशन. एंड अगर वहां पे एयर की बात दी है तो के इक्वल्स टू 1 होगा. तो फोर्स बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. By using these expressions, we can calculate the force between two charges, जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर. तो हम फोर्स कैलकुलेट करते टाइम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपको मीडियम एयर छोड़ के दूसरा कोई दिया है तो हमें वहां पे बस 9 इंटू 10⁻9 है, उसको के से डिवाइड करना पड़ेगा.
ठीक है। जो भी मीडियम आपको दिया है उसकी वैल्यू देंगे, तो हम बस एक्सप्रेशन में 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय k इस एक्सप्रेशन को यूज करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह से हम ये चार्ज के बिटवीन का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि ये फर्स्ट चार्ज है Q1, ये सेकंड चार्ज है Q2 और इनके बिटवीन का सेपरेशन है R। तो अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर मैं इसको F12 वेक्टर लिखूंगा, F12 वेक्टर का मतलब होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज, सॉरी फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। तो उस केस में ये 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², ये तो सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज वहां पे नहीं आएगा। बस जो हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो, F12 वेक्टर का मतलब होगा कि फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज ने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स, तो ये आएगा इधर F12 वेक्टर। लेकिन हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे हम 2 से लेके 1 तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं ना अपन फोर्स की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमें R21 ये यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा कैप के साथ। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 21 वेक्टर लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बस फॉर्मूला जो है 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये सेम रहेगा। बस यहाँ पे 21 था तो हमें 1 2 से जाना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 1 2 कैप। इस तरह से हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मेनी टाइम्स मीडियम में जो है चार्ज के नंबर मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। मतलब कि इफ मोर देन 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन द स्पेस, तो उस केस में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि सिंपल यहाँ पे फोर्स की जो एडिशन हम करेंगे उसका वेक्टर फॉर्म लेना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक चार्ज है +Q1, दूसरा चार्ज है +Q2, तो इन दोनों के बिटवीन फोर्स तो एक स्टेप में आएगा, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके सराउंडिंग के स्पेस में और एक चार्ज प्लेस किया है Q3, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये Q1 भी सॉरी Q2 तो Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको मैं 1 2 लिखूंगा। इसके साथ में ये Q3 भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको मैं 1 3 लिखूंगा। मतलब Q1 के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोनों फोर्सेस की वेक्टर सम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड सीईटी के सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है p² + q² + 2pq cos of theta, where p मतलब फर्स्ट वेक्टर, q मतलब सेकंड वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके जो है हम रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस केसेस में ये पार्ट एप्लीकेबल होता है। बस आपको जो है दोनों फोर्सेस अगर दिए गए तो उनके बिटवीन का एंगल अगर मालूम है तो वहां पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज +Q है, यहाँ पे चार्ज +Q है, यहाँ पे भी चार्ज +Q है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ऑल साइड्स आर सेम, और उसकी साइड लेंथ को मैं R कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे वी नो दैट कि ये Q जो है इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे फोर्स होगा F1, ये Q जो है वो भी रिपेल करेगा, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा F2। यानी अगर ये हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC दिया है एंड हम C के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट अगर निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस ऑफ 60, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F1 आता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², F2 भी उतना ही आएगा 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि F1 F2 दोनों भी इक्वल है, जिसको अपन F बोलेंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें मिलती है √3 टाइम्स ऑफ F। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया तो उसमें वैल्यू पुट करके हम जो भी अननोन डेटा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सेम केस में आपको अगर स्क्वायर दिया है एंड स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे
अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज प्लेस किए हैं, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसकी जो साइड लेंथ है वो आपको दी है कि फिर से ये आर है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो कि बेसिकली ये ए बी सी एंड डी है, हम सी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सॉरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डी वाला चार्ज उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा F1, बी वाला चार्ज एक्सर्ट करेगा F2 एंड ए वाला एक्सर्ट करेगा F3। लेकिन एट ए टाइम अपन तीन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहली केस में ये F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वहां पे क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। लेकिन अगर देखेंगे तो दोनों के बिटवीन का एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो होता है, ये पूरी टर्म जीरो बनेगी। अगेन F1 एंड F2 की वैल्यू देखेंगे तो वो सेम आती है, यानी रिजल्टेंट ये दोनों का F1 एंड F2 का मुझे मिलेगा √2 इंटू एफ। अब यहाँ पे मुझे अगर F3 कैलकुलेट करना है, तो F3 में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है डायगोनल का आ रहा है, एंड हमें मालूम है कि डायगोनल जो है स्क्वायर का, वो स्क्वायर के साइड लेंथ के √2 टाइम्स होता है, इसलिए हम सेपरेशन कंसीडर करेंगे √2r। तो F3 का जो फॉर्मूला है उसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पार्ट सेम रहेगा, बस 1/2 एडिशन में आएगा। इसको अगर अपन F बोल रहे हैं तो ये F3 बनेगा F/2। अगर यहाँ पे ये F3 एंड इन दोनों का रिजल्टेंट R सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो नेट फोर्स इन दिस केस इज गिवन बाय R प्लस F3। अगर दोनों में से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब ये को कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये रेडीमेड रिलेशन आप स्क्वायर में या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। इनको छोड़ के अगर कोई अदर डायग्राम दी है आपको तो आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ऑडियो सर वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं है, अभी है? यस सर। डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे ना अभी? नहीं। तो इस तरह से हम ये नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द वेक्टर लॉस। और इसी से रिलेटेड हमारा जो कूलम्स लॉ रिलेटेड का डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक लेके आ रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, टॉपिक के स्टार्ट में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि चार्ज मतलब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसी को अपन चार्ज बोलते थे। तो चार्ज है तो वहां पे सराउंडिंग के स्पेस में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, वही जो पहले शो किया था कि एक स्पेस में पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो ये अपने सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह का एक स्पेस बनाएगा, जिस स्पेस में अगर दूसरा कोई भी चार्ज है, फिर वो लाइक पोलैरिटी का है या फिर अनलाइक पोलैरिटी का है, जब भी एंटर करेगा ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब अगर लाइक चार्ज है तो वहां पे रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्ज है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है वो इन्फिनिटी तक एप्लीकेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक एप्लीकेबल होते हैं, एंड उसी लिमिट को अपन कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन इसको डिफाइन करते हैं कि स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge experiences force of attraction or repulsion। मतलब वो डिपेंड करेगा, अगर पोलैरिटी सेम है तो वहां पे रिपल्शन होगा, पोलैरिटी अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स को एक्सर्ट करने की जो मतलब हम बोलेंगे एबिलिटी है, उसको अपन स्ट्रेंथ बोलते हैं फील्ड की, और उस फील्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पे बोला जाएगा एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स। मतलब बोल दिया ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, लेकिन कौन से पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट होगा, ये हर एक पॉइंट पे फोर्स एक्ट करने की फील्ड की एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होगा, सबसे पहले इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
which gives the strength of electric field at a given point, एंड इसको अपन डिफाइन करते हैं एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड हमें रिलेशन मिलेगा 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं IMP लिख के देता हूँ, एक फॉर्मूला आता है जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल के भी हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू V अपॉन D। वेक्टर क्वांटिटी ये तो पहले ही लिख लिया है। तो ये तीन फॉर्मूले रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम फोर्स अपॉन चार्ज से, या फिर V/D से अगर करेंगे तो वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, ये दोनों भी यूनिट होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे डायमेंशंस की बात करेंगे, देखो डायमेंशन टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में क्वांटिटी के बाद में आपको डायमेंशंस दिए हैं, तो ये डायमेंशंस आपको मालूम होने चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डायमेंशन तो सिलेबस में नहीं था, कैसे क्वेश्चन आ गया। इस टॉपिक में वो प्रिंट करके दे रहे हैं, मतलब आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे न्यूटन के डायमेंशंस होते हैं L1 M1 T-2, कूलम के होते हैं I1 T1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L1 M1 T-3 I-1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस। ठीक है, तो इस तरह से हम गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, वो अगर स्पेस में एक्ट हो रही है तो अपन उसको वेरियस तरीके से एक्ट कर सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आती है दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन यूनिफॉर्म रख सकते हैं, तो ये बन गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगी। और यूनिफॉर्म आ गई तो उसके साथ में नॉन यूनिफॉर्म आएगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ऐसे अगर सिचुएशन है तो उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। एंड उसी की जगह पे कभी कभी आपको जो है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द चार्ज या फिर अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। जैसे कि अगर स्पेस में +Q चार्ज प्लेस किया है तो वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। अगर वहां पे -Q चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली क्या होता है, देखो हमें यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन आपको मालूम होगा कि वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जैसे ग्रेविटी में अपन बोलते हैं कि वर्क डन इस डिपेंड करेगा मास के ऊपर। बॉडी का मास छोटा है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन भी छोटा लगेगा, अगर मास ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा लगेगा। वही केस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर चार्ज को डिस्प्लेस करना है तो वहां पे हमें वर्क डन जो करना है डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, एंड इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है पोटेंशियल, जिसको आगे जाके अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू W अपॉन Q, एंड इसके ऊपर से फिर हम E इक्वल्स टू V/D इंट्रोड्यूस करके इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब सेम पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसको अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बोथ आर सेम। अब ये होता क्या है, देखो एक्चुअल में इस कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सर माइकल फैराडे ने, और ये माइकल फैराडे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरिकली विजुअलाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि होता क्या है, देखो स्पेस में मैंने एक चार्ज रख दिया है +Q, दूसरा चार्ज रख दिया है -Q, एंड इसके बाजू में अगर मैं छोटा सा चार्ज +Q0 लाके अगर छोड़ दूंगा तो ये +Q उसको रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम -Q उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये +Q0 जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पाथ फॉलो करेगा, एंड ये जो पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है
इसी को अपन कंसिडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल है, आप बुक में से रीड कर लेंगे। जैसे कि ऑलवेज स्टार्ट होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड होगी एट नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, मीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैन पास थ्रू इंसुलेटर, ये इंसुलेटर में से पास हो सकती है, बट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ठीक है, कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने लिख के दी है। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो सकती। लेकिन इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास हो सकती है। तो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो है एकदम थ्योरेटिकल है, जो आपको बुक में से एक बार रीड करना है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय फाई होगा, एंड इसको अपन डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। मतलब सारे के सारे लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर इतने ज्यादा होते हैं, उनको प्रैक्टिकली कंसिडर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जहां पे हमें यूज करना है या फिर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड उसमें से पास होने वाले लाइंस ऑफ फोर्स को ही कैलकुलेट करते हैं। ये फ्लक्स जो है ये डिनोटेड बाय फाई होता है, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पे जो थीटा होता है, ये थीटा बनता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। इसको नहीं भूलना है, आपको एंगल देते टाइम सरफेस के साथ में देते हैं, मतलब ये सरफेस हो गया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होती है यहाँ पे, और ये बनता है नॉर्मल। तो एंगल नॉर्मल का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बिटवीन होता है। अगर आपको सरफेस के साथ में दे रहे हैं तो आपको वहां पे 90 में से सब्ट्रैक्ट करके उसको नॉर्मल के साथ का एंगल कैलकुलेट करना है, तभी यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अभी ये इन जनरल इक्वेशन होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका SI यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये V/D का ऊपर हमने और एक यूनिट लिखा था V/D पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से मतलब वोल्ट पर मीटर, तो इस वोल्ट पर मीटर को अगर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वोल्ट इनटू मीटर। अब इस सेम फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस था, इसने भी अपना खुद का लॉ बोला था जो थोड़ा इससे और सिंप्लीफाई था, लेकिन एक कंडीशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेस ओनली। मतलब जब भी हमें गॉस लॉ अप्लाई करना होता है तो वहां पे जो सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसने चार्ज को एनक्लोज करना है। अगर इस तरह से चार्ज को सरफेस एनक्लोज कर रहा है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन इप्सिलॉन इन जनरल। लेकिन अगर आपको एयर दिया है तो वहां पे हम इप्सिलॉन को इप्सिलॉन नॉट भी ले सकते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग जो है बेसिक वेरिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब है क्या? तो बेसिकली क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने के लिए इजी है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, एंड जो कंसेप्ट है बेसिकली मैग्नेटिक्स में सिंपल है उनको अपन मैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को क्या होता है, कभी भी सिंगल पोल नहीं होता है, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक सेंटर होता है, एंड दो पोल के बिटवीन का सेपरेशन होता है, उसको अपन 2L बोलते हैं। तो उसी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, एंड ये दो चार्ज है, इनके बिटवीन का सेपरेशन जो है उसको भी अपन 2L कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेट की तरह, यानी कि यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल को रिप्लेस किया है +Q से, साउथ पोल को रिप्लेस किया है -Q से। जब अपन 12th में मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं इसको ही उल्टा करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं,
एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब जो डाइपोल हमने कंसीडर किया है वो कितना एक्ट हो सकता है, उसकी एक्ट होने की एबिलिटी। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ, डिनोटेड बाय पी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसका एसआई यूनिट बनेगा कूलम इनटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इनटू मीटर वेक्टर क्वांटिटी है, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चार्ज तक ये डायरेक्टेड होती है। अब यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टॉर्क, और इसको अपन कपल भी बोलेंगे, टॉर्क और कपल एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस तरह की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है +q, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है -q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इस पॉइंट से अवे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इधर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से अवे एक्ट होती है। तो इस अरेंजमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि इस +q पर यहाँ पे q इंटू ई इतना फोर्स एक्ट होगा, एंड इस -q पर भी q इंटू ई इतना फोर्स एक्ट होगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो डाइपोल है इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं, एंड उसी कपल को अपन टॉर्क बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में जो टॉर्क एक्ट होता है वो होता है tau इज इक्वल्स टू P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, तो इस तरह से ये टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E इंटू साइन थीटा, इसका यूज करके हम इस डाइपोल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क या फिर कपल जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब आपको एक डाइपोल दिया है, ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में इस तरह से कोई भी पॉइंट दिया है रैंडमली p, जिसका डिस्टेंस r है, और वो ये डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट p के ऊपर एक्ट होने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है 1/4πε इंटू p डिवाइडेड बाय r³ इंटू 1 + 3 cos² थीटा। अब यहाँ पे थीटा मतलब क्या है, ऑलरेडी डायग्राम में शो किया है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम जो है बेसिक एट ए गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको बोला जाएगा कि पॉइंट इज लोकेटेड अलोंग एक्सिस है, अब पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ गया मतलब ये पॉइंट इधर आएगा, तो एक्सिस के अलोंग है, मतलब उस केस में हमें थीटा लेना पड़ेगा 0। थीटा अगर 0 लिया तो cos 0 हो जाएगा 1, यानी ये एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है E इक्वल्स टू 1/4πε इंटू 2p/r। एंड उसके अगेंस्ट अगर पॉइंट हमें दिया है अलोंग इक्वेटर, तो पॉइंट अगर इक्वेटर पे है तो वो थीटा इक्वल्स टू बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर मतलब ये लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी इधर बेंड करेंगे तो ये एंगल जो है 90 बनेगा, एंड वहां पे cos ऑफ 90 जो है वो बनता है 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी 1/4πε इंटू p/r³। ये अलोंग इक्वेटर, ये अलोंग एक्सिस, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E अलोंग एक्सिस जो है वो होती है ट्वाइस ऑफ E अलोंग इक्वेटर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब इसी तरह से हम छोटी छोटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें बॉडी के ऊपर अगर चार्ज डिपॉजिट किया है, बॉडी अगर वन डायमेंशनल है, तो उससे रिलेटेड चार्ज डेंसिटी की टर्म आती है, जिसको बोला जाता है एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा, गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। क्यू का मतलब चार्ज, एल का मतलब लेंथ, यूनिट होगा कूलम पर मीटर। उसके बाद में अगर हमने टू डायमेंशनल बॉडी के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट किया है, तो वहां पे आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट इज डिनोटेड बाय होती है सिग्मा, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, यानी चार्ज अपॉन एरिया, तो ये बनेगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। एंड इसी तरह से अगर थ्री डायमेंशनल सरफेस पे अगर चार्ज को डिपॉजिट किया है, तो वहां पे ये बनेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, इट इज डिनोटेड बाय होगी रो, इट इज गिवन बाय Q बाय V, यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो इसका SI यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का Q। तो इस तरह से वेरियस कंडीशन में जिस टाइप के बॉडी के ऊपर हमने चार्ज को डिपॉजिट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हमें 12th स्टैंडर्ड में दिया है, तो कल का जो है सेमीकंडक्टर खत्म करने के बाद हम फिर 12th के टॉपिक का अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो सेम पार्ट ग्रुप के ऊपर इसकी पीडीएफ आएगी, पहले उसको प्रिपेयर करो, देन वर्कशीट्स आएंगे, उसको सॉल्व करो, जो नहीं सॉल्व हो रहे उसके डाउट्स व्हाट्सएप पे सेंड करो, उसको क्लियर कर लो। देन टेस्ट विल बी देयर, टीटी। कल की टेस्ट एज पर माय रिकॉर्ड किसी ने नहीं दी है, और टेस्ट नहीं देंगे तो वहां पे हमारा कुछ मतलब ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको खुद का एनालिसिस नहीं होगा, है ना। जो रेगुलर अपन प्रिपेयर कर रहे हैं उसका रेगुलर एनालिसिस होना चाहिए। नहीं, मोहित एंड रेणुका ने दी थी टेस्ट, जो भी स्कोर आ रहा है, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा आ रहा है तो उसको और अच्छा कैसे बनाना है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो अच्छा आने के लिए क्या करना है उसके ऊपर भी अपन वर्क कर सकते हैं। ओके, सो Yes, remaining sir. part we will continue in tomorrow's lecture. Bye.